नमस्कार, मैं हूं आपका अपना विपुल शर्मा, एसएसवी इंटर कॉलेज हापुड़ से। मेरी आवाज़ का ये भारीपन और एनर्जी देखकर ही आप समझ गए होंगे कि आज की क्लास कितनी ज़बरदस्त होने वाली है। आज हम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण यानी पहले चैप्टर को ऐसे उधेड़ेंगे ना कि किताबों से रटने का झंझट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आपके लिए मैंने ये इतने शानदार और कलरफुल नोट्स बनाए हैं कि बस एक बार इन्हें देख लिया तो पूरा कंसेप्ट सीधा दिमाग में छप जाएगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए, यह है आज का हमारा मास्टरमाइंड मैप। हम क्या क्या कवर करेंगे? रासायनिक अभिक्रिया का एक प्यारा सा परिचय, इसके मुख्य प्रकार, समीकरण को संतुलित करना, रेडॉक्स अभिक्रियाएं, हमारे रोजमर्रा के जीवन में रसायन, और आखिर में मेरा यानी विपुल सर का एक स्पेशल चैलेंज। बस इतना कर लिया और चैप्टर मुट्ठी में। चलिए सबसे पहले अपने पहले टॉपिक पर आते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। आखिर ये है क्या? एक छोटा सा परिचय लेते हैं। अब देखिए, विज्ञान की उन बोरिंग प्रयोगशालाओं को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, सीधे अपनी रसोई में चलते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में कहूं तो वो प्रक्रिया जिसमें कोई रासायनिक बदलाव होता है उसे ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब इसमें जो चीजें हिस्सा लेती है ना, उन्हें हम कहते हैं अभिकारक या रिएक्टेंट्स, और इन सबको मिलाकर जो नया जादू बनकर सामने आता है उसे कहते हैं उत्पाद यानी प्रोडक्ट्स। बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ नई डिश पकाना। यहां उदाहरण में देखिए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हमारे अभिकारक हैं, और इनके मिलने से जो नया बना वो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा उत्पाद है। चलिए इससे एक और मजेदार तरीके से समझते हैं। रोज सुबह की चाय तो बनती है घर में। आपको पता है, हर सुबह हम घरों में केमिस्ट्री का ही तो प्रयोग कर रहे हैं। पहले स्टेप में देखिए, पानी, दूध, चाय पत्ती और चीनी, ये सब क्या है? ये हमारे अभिकारक हैं। फिर दूसरे स्टेप में हमने गैस जलाई यानी ऊष्मा दी, और तीसरे स्टेप में जादू, हमें क्या मिला? कड़क चाय और छन्ने के बाद बची हुई पत्ती। यही तो हमारा उत्पाद है। तो देखा आपने, रसायन विज्ञान कहीं बाहर किताबों में नहीं बल्कि हर घर की रसोई में सुबह सुबह शुरू हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, अभिक्रियाओं के मुख्य प्रकार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुल मिलाकर 5 मुख्य प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, और इन्हें ना अपने दिमाग में एक रंगीन चार्ट की तरह सेट कर लीजिए। संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन और रेडॉक्स। पूरी की पूरी केमिस्ट्री बस इन्हीं 5 के इर्द गिर्द घूमती है। इनके नाम आपको पक्के याद होने चाहिए। चलिए अब एक एक करके इनकी गहराई में चलते हैं। सबसे पहले नंबर पर है संयोजन अभिक्रिया। देखिए, इसके तो नाम में ही सब कुछ छिपा है। संयोजन मतलब जुड़ना। जब दो या दो से ज्यादा अभिकारक मिलकर सिर्फ और सिर्फ एक अकेला उत्पाद बनाते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे दो पक्के दोस्त हाथ मिलाकर एक मजबूत टीम बन गए हों। उदाहरण के लिए, कार्बन और ऑक्सीजन ने हाथ मिलाया और मिलकर बन गई कार्बन डाइऑक्साइड। एकदम सिंपल है ना? अब इसके बिल्कुल उल्टा है वियोजन, जिसका सीधा सा मतलब है टूटना। जब एक अकेला अभिकारक टूटकर कई सारे उत्पाद बना देता है। अब तोड़ने के लिए कुछ ताकत तो चाहिए ना, तो ये 3 तरीके से होता है, या तो गर्मी देकर, या धूप से, या फिर बिजली के झटके से। चलिए ऊष्मा वाले का एक देसी उदाहरण लेते हैं। हमारे गांव में खेतों के लिए या घरों की पुताई के लिए जब चूना पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट को भट्टी में गर्म किया जाता है तो वो टूटकर बिना बुझा चूना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। ये ऊष्मीय वियोजन का सबसे सॉलिड उदाहरण है। अब आती है विस्थापन अभिक्रिया। इसको ना आप एक कुश्ती के अखाड़े की तरह सोचिए। अखाड़े में क्या होता है? जो पहलवान ज्यादा ताकतवर होता है वो कमजोर वाले को उठाकर बाहर फेंक देता है। विस्थापन में बिल्कुल यही खेल चलता है। जो तत्व ज्यादा क्रियाशील या ताकतवर है वो कमजोर तत्व को उसके यौगिक से बाहर धकेल देता है। जैसे यहां देखिए, लोहा यानी आयरन कॉपर सल्फेट के घोल में घुसकर बेचारे कमजोर कॉपर को बाहर कर देता है और खुद उसकी जगह पर कब्जा कर लेता है। इसी से मिलता जुलता है द्विविस्थापन, लेकिन यहाँ कोई कुश्ती नहीं होती भाई। यहाँ तो समझ लीजिए 2 टीमों के बीच खिलाड़ियों की अदला बदली होती है। 2 यौगिक शांति से अपने अपने आयनों का आपस में लेन देन कर लेते हैं। और इसकी सबसे खास पहचान क्या है? इसमें अक्सर एक ऐसा ठोस पदार्थ बनता है जो पानी में घुलता नहीं बल्कि बर्तन में नीचे बैठ जाता है। इसी जमे हुए पदार्थ को हम अवक्षेप या प्रेसिपिटेट कहते हैं। चलिए अब आते हैं तीसरे और सबसे रोमांचक भाग पर, समीकरण को संतुलित करना। मैंने देखा है कई बच्चे इसी टॉपिक में आके अटक जाते हैं कि सर ये समीकरण आखिर संतुलित करें ही क्यों? तो भाई इसका एक बहुत बड़ा कारण है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये पूरी दुनिया का एक ऐसा पक्का नियम है जिसे कोई नहीं बदल सकता। नियम ये कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान यानी वजन को ना तो हम पैदा कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। मतलब जितना वजन आपने शुरू में बाईं तरफ लिया था,
अभिक्रिया के बाद दाईं तरफ भी बिल्कुल उतना ही वजन होना चाहिए। तराजू के दोनों पलड़े एकदम बराबर होने ही चाहिए। चलिए इसे एक छोटे से डेमो से देखते हैं। मान लीजिए हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर पानी यानी H2O बना रहे हैं। अब इस टेबल को देखिए, बाईं तरफ हाइड्रोजन 2 है, दाईं तरफ भी 2 है, मामला एकदम सेट है। लेकिन ऑक्सीजन को देखिए, बाईं तरफ 2 है और दाईं तरफ सिर्फ 1। पलड़ा गड़बड़ा गया ना? इसे बराबर करने के लिए हम दाईं ओर पानी के आगे 2 लगा देते हैं। अब ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गया। कोई टेंशन नहीं, हम वापस बाईं ओर वाले हाइड्रोजन के आगे भी 2 लगा देंगे। अब गिनकर देखिए, दोनों तरफ हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 2 हो गया ना तराजू एकदम बराबर। बस इतना ही आसान है ये। अब बढ़ते हैं अपने चौथे टॉपिक की ओर, रिडॉक्स अभिक्रियाएं। इसमें हम उपचयन और अपचयन को समझेंगे। देखिए, ये उपचयन और अपचयन ना बिल्कुल दिन और रात की तरह है। ये हमेशा एक साथ चलते हैं। जहां एक होगा, समझ लीजिए दूसरा भी वहीं होगा, और दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं। इस टेबल को ध्यान से देखिए। उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ता है तो अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ता है। उपचयन में हाइड्रोजन कम होता है तो अपचयन में ऑक्सीजन कम हो जाता है। और अगर इलेक्ट्रॉनों के नजरिए से देखें तो उपचयन में इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है, जबकि अपचयन में उन इलेक्ट्रॉनों को लपक लिया जाता है, यानी ग्रहण कर लिया जाता है। ऐसे आमने सामने रखकर पढ़ेंगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। और हाँ, अगर फिर भी भूलने का डर लगे तो हाजिर है आपके विपुल सर की एक स्पेशल ट्रिक। बस इसे एक कविता की तरह मन में गा लेना है। ऑक्सीजन का जुड़ना है, उपचयन का ज्ञान, हाइड्रोजन भागे तो भी यही है पहचान। मजेदार है ना? बस ये 2 लाइनें दिमाग में फिट कर लीजिए, एग्जाम में ये टॉपिक आपके पूरे नंबर पक्के कराएगा। अब आते हैं अध्याय के 5वें हिस्से पर। दैनिक जीवन में रसायन। केमिस्ट्री सिर्फ किताबों में नहीं है, हमारी जिंदगी में है। चलिए विज्ञान को लैब से निकालकर सीधे गांव की चौपाल पर लाते हैं। 2 बड़े भारी शब्द हैं, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक वो अभिक्रिया है जिसमें से खूब सारी गर्मी बाहर निकलती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कड़ाके की सर्दियों में हाथ तापने के लिए हम अलाव जलाते हैं। और इसके उलट है ऊष्माशोषी या एंडोथर्मिक। इसे तो भैया काम करने के लिए बाहर से लगातार गर्मी चाहिए होती है, जैसे चूने के पत्थर को भट्टी में पकाना। एक बाहर गर्मी फेंकता है, दूसरा अंदर गर्मी सोखता है। एकदम क्लियर? आपने एक बात जरूर नोटिस की होगी, अगर घर में कोई तली हुई चीज या नमकीन बहुत दिनों तक खुली रह जाए तो उसमें से एक अजीब सी बदबू आने लगती है और टेस्ट भी एकदम खराब हो जाता है। इसी चीज को हम विज्ञान की भाषा में विकृत गंधिता या रैंसिडिटी कहते हैं। ये सब ऑक्सीजन के संपर्क में आने का नतीजा है। अब समझ आया कि बाजार वाले आलू के चिप्स के पैकेट में इतनी हवा क्यों भरी होती है? वो हवा नहीं, नाइट्रोजन गैस होती है। ये गैस पैकेट को फुलाकर तो रखती ही है, साथ ही हमारे चिप्स को ऑक्सीजन से लड़कर एकदम क्रिस्पी और फ्रेश बनाए रखती है। इसी ऑक्सीजन और नमी की एक और खतरनाक बीमारी है संक्षारण यानी कोरोजन। मॉनसून के दिनों में अगर हमारे किसान भाइयों की दराती, फावड़ा या हल बारिश में बाहर छूट जाए तो क्या होता है? उस पर लाल रंग की जंग लग जाती है। यही तो संक्षारण है। लेकिन हमारे किसान और कारीगर भी बहुत होशियार हैं। वो इससे बचने के जुगाड़ जानते हैं, जैसे लोहे के औजारों पर पेंट कर देना या उनकी मिश्र धातु यानी एलॉय बनाना या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देना। ये छोटे छोटे तरीके विज्ञान का ही तो जादू हैं, जो हमारे औजारों की उम्र सालों साल बढ़ा देते हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं हमारे आखिरी और सबसे मजेदार हिस्से पर, विपुल सर का चैलेंज। तो दोस्तों, हो गया ना पूरा चैप्टर कितनी आसानी से मुट्ठी में? अब जाने से पहले आप सबके लिए एक छोटा सा लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग चैलेंज है। आज ही अपने घर या गांव के आसपास नजर दौड़ाइए, कोई भी लोहे की जंग लगी हुई चीज ढूंढिए और पता लगाइए कि आपके घरवाले उसे जंग से बचाने के लिए क्या देसी जुगाड़ लगाते हैं। इन नोट्स को अच्छे से समझ लेने के बाद मुझे पक्का यकीन है कि अब आपको किताबों से रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस ऐसे ही कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि विज्ञान हमारे चारों तरफ है, बस उसे देखने वाली नज़र चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।